saying that says, behind all successful men, there's a woman. But behind all successful women, there's a progressive man. There's a progressive man like, like a father, like a brother, like a leader like sir, who gives opportunities. We talk about equality of opportunities. So if we have leaders like sir, जो उसमें बिलीव करते हैं और उसको स्ट्रेंथन करते हैं, सो वहीं से इक्वालिटी की शुरुआत होती है। तो सर जैसे अभी पुलिसिंग की हम बात कर रहे हैं, तो वुमेन इन पुलिसिंग की अगर हम बात करेंगे, तो सर आपने बहुत सारे लीडरशिप रोल्स लिए। यू हैड बीन एसपी, यू हैड लेड एज आईजी औरंगाबाद, एंड नाउ यू आर सीपी औरंगाबाद। सर आपके अंडर जैसे विमेन काम करते हैं, तो सर जब आप रोल्स डिवाइड करते हैं, वैसे तो इट इज़ एविडेंट यू डोंट सी अस एज लेडीज, यू सी अस एज ऑफिसर्स, बट सर डू यू थिंक इन योर माइंड कि किसको ये रोल देना चाहिए, वो विमेन ऑफिसर को देना चाहिए या मेन ऑफिसर को देना चाहिए, हु वुड बी मोर एफिशिएंट? क्या वो एक आता है दिमाग में लिमिटेशन कि विमेन शायद ये ना कर पाए? मुझे एक्चुअली कभी ऐसा नहीं लगा, अनटिल अनलेस अ पर्सन, जो कि मैन भी हो सकते हैं एंड अ लेडी कैन ऑल्सो बी, उसमें कोई भी हो सकता है। आपने देखा होगा कई मैन जो है, कई मेल ऑफिसर्स, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू परफॉर्म गुड। तो जब तक हम चांस नहीं देंगे किसी को, तब तक उसके बारे में पता नहीं चलेगा। और ये चांस जो है देना बहुत ज़रूरी है। और इनिशियल ईयर्स में जब हम लोग रिस्क ले सकते हैं, जब हम परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करते हैं, अगर उस समय से ही अगर हमने ये बोला कि नहीं ये नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, तो मुझे लगता है उसमें लीडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एज ए लीडर अगर किसी में कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उस ऑफिसर को कैसे प्रमोट करना है, कैसे सिखाना है, किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, बिहेव करना है, लर्न करना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम सब लोग रॉ होते हैं। ये जैसे महक मैडम है, ये 2020 की हैं और 4 साल की सर्विस में ही नागपुर सिटी के अंदर डीसीपी बनना इज़ डिफ़िकल्ट, और रन करना इन चीज़ों को वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। कुछ गलतियाँ होती हैं, क्योंकि हम भी गलतियाँ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे इन्होंने भी शायद होंगी या करी होंगी या नहीं भी की होंगी, परंतु स्कोप ऑफ डेवलपमेंट हमेशा रहता है। तो वो स्कोप ऑफ डेवलपमेंट को देखते हुए चांस देना चाहिए, ऐसा मैंने हमेशा सोचा है। और मैं आज तक अपने इसमें कभी फेल नहीं हुआ। मैं मतलब एज अ विद ऑल कन्विक्शन आई कैन से दिस। सो इन योर केस, रश्मिता's केस एंड अदर 2 ऑफिसर्स केस ऑल्सो, आई नो दे विल परफॉर्म गुड, बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो वी आर देयर टू पुल देम अप। एंड सर अपार्ट फ्रॉम ऑफिसर्स, हमारे पास जो स्टाफ रहता है, विमेन अमलदार जो हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो सर उनको कैसे मोटिवेट करेंगे या उनके लिए कुछ अगर आप बोलना चाहेंगे तो? बिल्कुल सही है। और जैसे हम कोई भी है, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि इवन आवर स्टाफ एट द लोएस्ट रैंक इज़ आल्सो अ लीडर। आप देखेंगे कि हमारे महिलाओं या पुरुषों किस तरह से वो चलते हैं, कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं विदाउट सेइंग ऑल्सो, एंड व्हेन दे आर स्टैंडिंग दैट टाइम ऑल्सो। तो उसको प्रमोट करना हमारा सबका काम है, उसको लीडरशिप रोल में लाना। और ऐसे ही जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जैसे हमारे पुलिस स्टेशन इंचार्ज हैं, या वहाँ पे एपीआईज़ हैं, या एसीपीज़ हैं, डीसीपीज़ हैं, एडिशनल सीपीज़ हैं, ये मैं आपको हायरार्की बता रहा हूँ। तो इसमें हम सबका ये रोल है। और विमेन ऑफिसर्स को प्रमोट करना या फिर मेन ऑफिसर्स को प्रमोट करना, उनको सब चीज़ें बताना कि ये ऐसे ऐसे हमको करना चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग के साथ में उनके साथ में कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो उसको ये रहता है कि मेरी तो सिर्फ वायरलेस ऑपरेटर करके ड्यूटी रहेगी, या फिर मुझे जो है कोई एक ऐसी ड्यूटी जो कि नॉन टैक्सिंग हो, मैं 10 से 5 ड्यूटी करूं या 8 से 5-6 ड्यूटी करूं और घर चला जाऊं। ऐसा नहीं है, चेंज हो रहे हैं और उसके साथ में हमें बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में उसको बताना, उसको ट्रेन करना, उसको मोटिवेट करना, ये जब अगर हम सब चीज़ें करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी हो, मैन हो या वीमेन हो, वो अच्छा रोल प्ले करेंगे और वो एफिशिएंटली काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसी तरीके से हमको जाना चाहिए। जो मैंने ये 24 ईयर्स बोल रहे हैं, बट एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड 28 ईयर्स
आई विल बी कंप्लीटिंग 29 ईयर्स इन दिस सितंबर। तो 29 साल का एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है। राइट सर। जैसे सर की जो कोर टीम है, अभी मेरे सामने पायल और प्रियंका बैठे हैं। सर ने एक बार मुझे बोला था कि फाइंड दोज पीपल जो एक्टिव हो एंड दे आर ईगर टू लर्न, एंड उसमें मेन और विमेन ना देखते, जैसे राइटली सेड बाय सर। और सर की कोर टीम में कुछ और विमेन अमलदार भी है जो साइबर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, श्रद्धा एंड सामने जो बैठी है। तो कुडोज टू यू सर। हम लोगों को आप ही से कॉन्फिडेंस आता है कि आप हमें मोटिवेट करते हैं आगे आने के लिए, और फिर हम आपके साथ साथ बहुत सीख रहे हैं। जैसे आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हम एक चीज़ बोलते हैं कि शी फॉर शी, कि विमेन को विमेन के लिए खड़ा रहना चाहिए, और साथ ही में ही फॉर शी। इफ़ पीपल लाइक यू आर स्टैंडिंग विद अस, देन वी गेट मोर मोटिवेशन। इसी में सर जैसे घर की बात आती है, तो आपकी वाइफ शी इज़ एन IAS ऑफिसर, आपकी डॉटर शी इज़ एन अकम्पलिश्ड बिजनेस वुमेन सॉरी, एंड शी हैड completed her Iron Women title as well. She was Asia's first women Iron woman. And sir is also an Iron man, but definitely and positively सर से ही इंस्पिरेशन लेके सर की डॉटर ने वो किया होगा। तो सर ये जो मोटिवेशन आप बाहर तो देते ही हैं, घर में भी जो मोटिवेशन रहता है, तो सर उसके बारे में आपसे पूछना चाहेंगे ऑन ए लाइटर नोट। आप मोटिवेट तो करते ही हैं, बट सर आप घर का काम भी करते हैं क्या? मतलब थोड़ा हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल करता हूँ, और जब भी मौका मिलता है तो आई एम अ गुड कुक बाय द वे। जब मैं कोसोवो में था, यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रहा था, तो वहाँ पे लगभग 1.5 साल मैं वहाँ था, तो अपना खाना खुद बनाता था। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं लोगों से मिलता हूँ। मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं लोनर नहीं हूँ, तो कोई ना कोई या तो मेरे पास होना चाहिए या मैं किसी के पास होना चाहिए। तो दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है। तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ करता था, जब मैं अकेला या कुछ दोस्तों को बुला लेता था कि चलो यार हम बैठेंगे, आज खाना खाएंगे साथ में, तो आई यूज्ड टू कुक। सो इवन नाउ आई कैन कुक। और या कोई भी चीज़ हो घर की, तो वो करने में कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता, नीचे नहीं हो जाता। तो इसलिए वो तो करनी चाहिए, और मैं इसमें बिल्कुल बिलीव करता हूँ, और हमेशा ये चीज़ें करता हूँ, और करनी भी चाहिए सबको। थैंक यू सर। साथ में ही सर आपने अभी रिसेंटली हमारे एक DCP सर हैं अर्चित चांडक सर, उनको आपने पेटर्निटी लीव दी है। सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट मेटर्निटी लीव, एंड पेटर्निटी लीव इज़ अ कॉन्सेप्ट जो हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होता। सबको लगता है वाई अ फादर शुड गेट अ पेटर्निटी लीव, बट सर ने सर को लीव भी दी है। तो सर उसके बारे में भी प्लीज़ गाइड अस, बिकॉज डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर शेयर हो जाएगी, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप कुकिंग करते हैं, आप मैम को सपोर्ट करते हैं, डॉटर को सपोर्ट करते हैं, एंड देन आप अभी पेटर्निटी लीव्स के लिए भी, सर हमारे लिए ये बहुत ही इट्स लाइक समवन इज चैम्पियनिंग फॉर अस, कि अगर हम बाहर हैं तो घर में हमारी कोई हेल्प कर रहा है। तो सर पेटर्निटी लीव्स एंड शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके बारे में सर। देखिए, आप लोगों को मैटरनिटी लीव का तो पता ही होगा सबको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है महिलाओं को, और उसके बाद में चाइल्ड केयर लीव भी होती है 2 साल की। 18 ईयर्स तक जब भी वो लेना चाहें तो एक बच्चे के लिए ले सकते हैं, 2 बच्चों के लिए। और अगर थर्ड चाइल्ड होता है तो उसके लिए 84 डेज़ है। वो कई सारी उसके रीजंस हैं और क्यों दी जा सकती है। इसी तरह से पैटर्निटी लीव भी है। पैटर्निटी लीव जो है मेन को, फादर को 15 डेज़ की मिलती है, तो वो 15 दिन की वो छुट्टी जो है ले सकते हैं। तो हमारे जो DCP हैं उन्होंने अभी लीव ली थी। तो ये इन्फॉर्मेशन होना सबको ज़रूरी है। और जब महिला व्हेन शी इज़ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, तो जो फादर है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो इसलिए उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 15 दिन की छुट्टी दी गई हैं। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट। कई बारी हम नहीं मांगते, या कई बारी सीनियर्स बोलते हैं कि अभी क्या ज़रूरत है, तो शायद उसको नहीं मिलती। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑफिसर अगर फैमिली के लिए इतना सोच रहा है तो उसको 15 डेज़ लीव देने में कोई हरकत नहीं है, इसलिए मैंने उनको छुट्टी दी। तो ये जो है एक लॉजिकल सी चीज़ है और होनी ही चाहिए। थैंक यू सर। सर वैसे यहाँ पे विमेन ज़्यादा हैं
मेन नहीं है, बट फिर भी मेन के लिए सर एक मैसेज आपकी तरफ से सर। जैसे मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं। बिटिया जो है 25 साल की है, बेटा 24 साल का है। दोनों दुबई में हैं। हम दोनों ने, मतलब मेरी वाइफ और मैंने, क्योंकि हम, वो भी आईएएस ऑफिसर, हम लोगों की फील्ड में पोस्टिंग काफ़ी रही और 50% टाइम हम लोग अलग अलग रहे हैं। या तो बच्चे जो हैं मेरे पास में रहे हैं, या मेरी वाइफ के पास में रहे हैं, या हम दोनों के साथ में रहे हैं। तो हमने कभी बच्चों को अलग ऐसे कहीं पे बोर्डिंग के लिए या फिर हॉस्टल में कभी नहीं भेजा। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि फॉर्मेटिव ईयर्स में अगर हम लोग अपने साथ में बच्चों को रखते हैं तो उसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ऐसा मुझे लगता है। हमारे बहुत संस्कार होते हैं, जो कल्चर होते हैं, हमारी फैमिली के जो ट्रेडिशंस होते हैं, वो शायद हम साथ में रह के उनको सिखा सकते हैं। तो एज अ फादर मुझे लगता है हम लोगों का इक्वल रोल है बच्चे को बड़ा करने में, फैमिली को साथ रखने में, उसकी एजुकेशन में, और उसको फ्यूचर में क्या करना है, ये सारी चीज़ों के डिसीजन मेकिंग में या उसको फैसिलिटेट करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एज अ फादर। और वाइफ को भी सपोर्ट करने में, बेटी को भी सपोर्ट करने में, क्योंकि वाइफ जो है उसका, जैसे मैं अपना एग्जांपल जब देखता हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, एनवायरनमेंट की है, उससे पहले ओबीसी थी, विमेन एंड चाइल्ड थी, काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। और जैसे अभी असेंबली सेशन चल रहा है तो सुबह से लेकर रात को कब वापस आएंगी पता नहीं रहता, क्वेश्चंस के आंसर देना उनको। तो अगर मैं इसमें अपनी प्रॉब्लम्स बोलूँ उनको, मैं कुछ चीज़ बोलता रहूँ तो शी विल बी डिस्टर्ब। तो एज अ हस्बैंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रोल उसको सपोर्ट करने का रहना चाहिए। और एज अ विमेन उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैंने कोई भी चैलेंजेस लिए, आयरन मैन किया, या मैं कभी भी यूनाइटेड नेशन में था या कहीं पे भी गया, तो शी वॉज ऑलवेज स्टैंडिंग विद मी। जब वो रह सकती हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके साथ में खड़े होने की। ऐसे ही बच्ची को, जैसे मैं बाहर अपने लिए तो सब करते हैं, बट बच्चों को कैसे उसके अंदर इन्वॉल्व करना, ये भी मुझे लगता है कि फादर का बहुत बड़ा रोल है कि अपने बच्चों को, स्पेशली गर्ल को, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। शायद आप बाद में पूछेंगे कि आयरन मैन क्या होता है, तो इस एक्टिविटीज़ जो ये हैं, इनमें अगर उसको सपोर्ट करना है, बहुत बड़ी चीज़ है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आई थिंक वी हैव स्पोकन अबाउट दिस अर्लियर ऑल्सो, बट एज अ फादर वी हैव, एज अ हस्बैंड वी हैव अ मेजर रोल टू प्ले इन आवर फैमिली। थैंक यू सर। सर, वुमेन सेफ्टी की बात कर लेते हैं। अभी नागपुर इज सेट टू बी क्राइम सिटी, तो कुछ सेफ सिटी के लिए सेफ सिटी मेजर्स कुछ आपने लिए हैं सर, और जो नागपुर पुलिस वुमेन के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए कर रही है, तो उसके बारे में सर आई थिंक एवरीवन शुड नो, एक नई सोच और एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग सर, पीपल शुड नो सर, तो वो बताइए सर। जो टैग है सिटी के लिए, नागपुर सिटी पे, कि बहुत क्रिमिनली इन्फेस्टेड, क्राइम इन्फेस्टेड सिटी है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्राइम जो है नॉर्मल जो होता है वो सभी जगह पे है, वैसा क्राइम वैसा यहाँ पे भी है। कई बार आप पढ़ते होंगे कि गैंग वॉर चालू हुआ है, कि वहाँ असं झालेलं है, तसं झालेलं है। ऐसा नहीं है। और हम ही अपनी सिटी को जब तक अप्रिशिएट नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक विमेन इश्यूज़ का सवाल है, विमेन कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकती हैं, ये पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और उसके साथ साथ सोसाइटी को कैसे हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमने बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स, जिसमें हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं, सभी रैंक की ऑफिसर्स, वो हर कॉलेजेस में जाती हैं, स्कूल्स में जाती हैं। हमारे पास में भरोसा सेल है, हमारे पास में पुलिस दीदी का कॉन्सेप्ट है। अगर वो तो स्कूल्स कॉलेजेस में तो जाती हैं अवेयरनेस के लिए, परंतु इसके अलावा अगर रात को आप कभी अकेले हैं तो आपने 112 नंबर पे अगर फ़ोन किया तो हमारी जो गाड़ी है वो आपको सपोर्ट करेगी, आपको हेल्प करेगी। जैसे आप रात को किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा, आप जा नहीं सकते, तो अगर 112 पे आपने फ़ोन किया, बताया, तो वो गाड़ी भी आपको आपके घर तक पहुँचाएगी। तो ये प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग काम करते हैं। अवेयरनेस का जहाँ तक बात है, जैसे अभी एक नई शॉर्ट फिल्म हमने एक इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है नई सोच, डायल 112। मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि 112 नंबर इट इज़ अ नेशनल इमरजेंसी नंबर, ये आप हमेशा याद रखें। आप भारत में कहीं पे भी हो, ये नंबर आपको याद रहना चाहिए। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में 911 है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे 112 है। ये चीज़ आप कभी कोई एक्सीडेंट आप देखते हैं, 108 करें या 112 करें, दोनों जो हैं 112 उस पर रिस्पॉन्ड करेगी। ये एक दूसरी चीज़ हुई। इसके अलावा कोई अगर आपको ईव टीजिंग हो रही है आपके साथ में, कोई आपको ड्रग्स में डालना चाहता है या आपके पीछा कोई कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है, तो इसमें क्लियर कट लॉ है और वो लॉ जो है काफ़ी सीरियस है। और अगर आपके वर्क प्लेस में जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे भी कोई आपके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है या आपको एज अ विमेन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, तो आप विशाखा कमेटी है हर जगह पे, विशाखा कमेटी में आप जो लोग जाके बोल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे जो गर्ल्स बैठी हैं उनको स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि आप कभी भी कोई सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है तो सबसे पहले तो आप चिल्लाएं, आप वहाँ पे बोलें, और ये आपका अधिकार है। और अगर आप चुप रहेंगे तो आपके ऊपर अन्याय ज़्यादा होगा। आप बोलिए, बी वोकल, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी गलती नहीं है इसमें, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। और पुलिस जहाँ पे भी आपको देखे, मैं अपनी बेटी को भी यही बोलता हूँ कि बेशक मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मगर आप किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में अपने आप को देखते हैं तो सबसे पहले जो पुलिस वहाँ पे दिख रही है उसके पास में जाइए, उसको बताइए और वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। प्लीज़ बिलीव इन अस। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारे बारे में बहुत नेगेटिव लिखा जाता होगा, पुलिस के बारे में फिल्मों में भी बहुत नेगेटिव दिखाया जाता होगा, टीवी चैनल्स पे भी बहुत अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती होंगी, परंतु मैं आपको पूरे कन्विक्शन के साथ में कहता हूँ कि हमारी जो पुलिस है बहुत दिल से काम करती है, दिन रात काम करती है। कोई भी फेस्टिवल हो वहाँ पे खड़े रह के काम करती है, कभी ये नहीं बोलती कि मला आज छुट्टी कहानी दिली। मैंने अपने फादर को देखा है जो खुद एक ASI करके दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे, हमारे साथ में नहीं वो ज़्यादा रहते थे फेस्टिवल्स पे, परंतु जिस डेडिकेशन के साथ में वो काम करते थे वही डेडिकेशन मैं आज भी अपनी पुलिस के अंदर देखता हूँ, बेशक वो महिला कर्मचारी हो, महिला अधिकारी हो या हम हो। तो ये ट्रस्ट जो है, ये ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ बिलीव इन दिस। कोई क्या बोलता है, जब हम छोटे होते हैं हमारी माँ हमको बोलती है गप बस पुलिस का काला बोलो तो मैं कि वहाँ पुलिस को बुलाती हूँ मैं, ऐसा बोला जाता है और हमारे मन में एक भ्रम और एक डर पैदा किया जाता है। उस डर से आप आगे बढ़ें, ऐसा कुछ नहीं होता। वी आर विद यू, दैट्स ऑल आई कैन से एज अ पुलिस कमिश्नर ऑफ नागपुर सिटी। थैंक यू। जहाँ जहाँ पे भी हमें लगता है कि नागपुर शहर में कोई अंधेरे का इलाका है या लाइट्स बंद पड़ी है, तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है तो सर हैज़ मेड श्योर कि वहाँ की जो लाइट्स है वो लाइटनिंग बढ़ाई जाए, वहाँ पे CCTVs बढ़ाए जाए। तो एक आप सब लोगों से भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको ऐसा कोई एरिया लगता है तो आप प्लीज़ पुलिस को बताइए। वी विल मेक श्योर कि वहाँ पे लाइट्स एंड CCTVs आ जाएँ, जिससे वो चीज़ और सिक्योर हो सकती है। सर इसी के साथ आपकी थोड़ी फिटनेस की बात कर लेते हैं। आयरन मैन सर ने किया है, आयरन मैन में देर इज स्विमिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग, कॉन्टीन्यूसली वो करना पड़ता है। सर आपने वो छोटी सी उम्र में एट द एज ऑफ 50 यू हैव डन इट एंड यू हैव डन इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 15 आवर्स। एंड देन सर आपकी डॉटर ने भी किया। तो हम लोग जो है थोड़ा आलस कर जाते हैं फिटनेस के लिए, तो एक मैसेज, क्योंकि फिटनेस कितनी ज़रूरी है, तो वुमेन को फिटनेस के लिए सर आपकी तरफ से कुछ मैसेज। मुझे लग रहा है कि महक मैडम को देख के आप काफ़ी इम्प्रेस होंगे। इन्होंने अपना फिटनेस लेवल अच्छा रखा हुआ है कि नहीं आप? तो ये जो है फिटनेस जो है अपना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिट नहीं हैं, हमारे पास में कुछ भी हो, ना तो हम उसको एंजॉय कर पाएंगे, ना अप्रिशिएट कर पाएंगे, ना उसकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो हमारी सेहत है ये बहुत ही ज़रूरी है। मैंने हमेशा इसके बारे में इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और इसी की वजह से कोई भी चैलेंजेस रहें, कोई भी सिचुएशंस रहें, उसको कम से कम मैं फेस करने की हिम्मत तो रखता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और यही चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि गिव इम्पोर्टेंस टू योर हेल्थ। अपने स्वास्थ्य को ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है।
स्टीव जॉब से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली थी जब वो इससे जूझ रहे थे अपने कैंसर से। उन्होंने ये बोला था कि आई हैव सो मच ऑफ मनी बट आई कांट बाय हेल्थ फॉर मी टुडे, आई कांट बाय एडिशनल लाइफ फॉर मी टुडे। तो जो है पैसा जो है कितना भी हो मगर सेहत से ऊंची कोई भी चीज़ नहीं है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी जो जर्नी एज एन आयरनमैन शुरू हुई वो शुरू हुई थी मेरी साइकिलिंग से। मैं कमिश्नर पुलिस था नासिक सिटी में। वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे अच्छा खासा माहौल था साइकिलिंग का। तो वहाँ पे कुछ एक चैलेंज आने वाला था, जिसको डेक्कन क्लिफ हैंगर चैलेंज बोलते हैं। वो 643 किलोमीटर्स का नॉन स्टॉप साइकिलिंग था और उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको करना होता है, और वो है पूना से गोवा तक, जिसमें 4-5 बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन्स आते हैं। तो वो सब उसमें था। तो वो जो है 643 किलोमीटर्स मैंने 38 आवर्स में किया था। और वो जो है जब मैं यंग था, 50 इयर्स का था, और ये जो बात है ये 2017 एंड की है। तो उसके बाद में और क्या इससे डिफ़िकल्ट हो सकता है उसके बारे में मैंने पता करना शुरू किया। तो उस टाइम पता चला कि इससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण वो है आयरन मैन। आयरन मैन इज़ कंसीडर्ड टू बी द टफेस्ट इवेंट ऑन अर्थ। और वो जो होता है 226 किलोमीटर्स की एक्टिविटी है, जो शुरू होती है विद स्विमिंग 4 किलोमीटर ओपन सी में या फिर ओपन वाटर में की जाती है। 4 किलोमीटर की स्विमिंग के बाद में आपको 180 किलोमीटर्स की साइकिलिंग करनी होती है, और साइकिलिंग ख़त्म होने के बाद में 42 किलोमीटर्स की फुल मैराथन होता है, रन होता है। तो और हर एक इवेंट के लिए टाइम पीरियड दिया जाता है, और वो टाइम पीरियड में अगर आप नहीं फिनिश कर पाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये जो है मैंने एट द एज ऑफ 50 प्लस फ्रांस में 15 आवर्स 13 मिनट्स में की थी मैंने। तो ये जो है ये मैंने नहीं, मेरी बेटी जो है उसने भी की थी, जो कि 18 साल की थी उस टाइम। फादर 50 साल की और बेटिया जो है 18 साल की। हम दोनों एक दूसरे को compete कर रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली जब मैं कंप्लीट किया था उस टाइम वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब वो साइकिलिंग कर रही थी तो उसने 5 मिनट ज़्यादा ले लिए थे, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। बट यहाँ पे कहानी नहीं ख़त्म होती। उस बच्ची ने, जिसकी उम्र 18 साल की थी, वो जब मेरे साथ में थे दोनों बच्चे, मेरी वाइफ मुंबई में थी, तो हम तीनों, मेरा बेटा, बेटी और मैं, हम लोग नासिक में रह रहे थे, नासिक सिटी में जब मैं सीपी था। तो हम लोग जब ब्रेकफास्ट भी करते थे तो हम कुछ इस इशू पे बात ही नहीं कर रहे थे। तो बहुत बारी बोलती थी, पापा इस इशू पे बात क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा अभी क्या बात करनी है बेटा। तो एक दिन मेरे को बोलती है कि पापा मैं ना इसको एक बारी फिर करना चाहती हूँ, एक बारी दोबारा ट्राई करना चाहती हूँ। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारा टेक है, अगर तुम करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो है उस बच्ची ने दोबारा से 2.5 महीने कोशिश की उसने, और वो ऑस्ट्रेलिया में गई और वहाँ जाके आयरनमैन किया उसने, ये 2.5 महीने के पूरी प्रिपरेशन के बाद में। तो आप सोचिए कि अगर हम गिव अप कर देते हैं तो हार हो जाती है। आज वो अपने आप को आयरन विमेन बोलती है क्योंकि उसने कोशिश की। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कभी भी डोंट गिव अप, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। और जैसे मैंने बोला हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये सब जो है ना, जो हम मन से सोचते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, तो इसमें माइंड गेम भी है ये बहुत बड़ा। तो दिमाग का बहुत बड़ा खेल होता है। जिसने सोच लिया मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर पाएगा। जिसने सोचा कि मैं करूँगा और वो ट्राई करेगा या करेगी, तो वो हमेशा उसमें अचीव करती है गोल पे। जैसे हम लोग यूपीएससी हो, या फिर हम प्रोफेसर हों, या फिर कहीं भी जर्नलिस्ट हों, कहीं भी हों, अगर हम गिव अप कर देंगे हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। जो आज यहाँ पे हैं, या फिर महक हैं, इन्होंने यूपीएससी की, मैंने किया, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, मुझे CISF मिला था, बट आई डिडंट गिव अप। मैंने फिर से ट्राई किया, फिर मैं जो है 3rd अटैम्प्ट में मेरा ये हुआ। तो ये ऐसा होता है। तो हेल्थ और माइंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बैलेंस बिटवीन माइंड एंड फिजिक इज़ इम्पॉर्टेंट। हेलो मैम, माय नेम इज़ दृष्टि धाबर्डे
और मैं भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आपने सिविल सर्विसेज के लिए मतलब कैसे प्रिपेयर किया, मतलब नोट्स एंड ऑल? आप दोनों के लिए मतलब क्वेश्चन है। वो सीक्रेट है, वो सीक्रेट अभी बताने जा रही है मैडम। सिलेबस देखो और स्टार्ट करो। जो मैंने गाइडेंस की अभी बात की, तो जैसे मुझे 5 साल हो गए हैं। सर ने 96 में क्रैक किया था, मैंने 2020 में क्रैक किया। ये बच्चे हैं। जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट करें तो उसके जो चैलेंजेस हैं कि आपको क्या पढ़ना है, आपको समय लगेगा, आपके पास बुक्स है कि नहीं, रिसोर्सेज है कि नहीं, आप राइट रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो ज़रूरी है। तो व्हेनेवर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, तो पहले रिसर्च बहुत ज़रूरी है। सो डू अ गुड रिसर्च कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। जैसे मैंने बोला ना, सिलेबस हम बहुत इग्नोर करते हैं, हम सीधा ऊपर की सोचते हैं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, क्योंकि वही यूट्यूब पे और शॉर्ट्स में फेमस होता है। बट सिलेबस से स्टार्ट करो और देखो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। डू योर रिसर्च कि कौन से रिसोर्सेज से पढ़ना चाहिए। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, रिवाइज करो, बट वो लेटर स्टेजेस में आएगा। बट स्टार्ट विद योर रिसर्च एंड देन यू विल बी गुड टू गो। एंड उसके बाद आप फिर से कभी हमसे पूछ सकते हैं उसके बारे में, वी विल डेफिनेटली गाइड यू। थैंक यू। Hello sir, ma'am. My name is Mrunal Pathari. I'm from first year, and I have a question that we all know UPSC is not a small journey and it's a very long journey. So जब भी हम मतलब prepare करते हैं, there are many failures between that. So we face many struggling phases and all. So what made you stay motivated during your UPSC preparations? देखिए, हम लोग जो कोई चीज़ के लिए हम लोग जब तैयारी करते हैं तो कई बारी हमको डिमोरलाइज होते हैं। कई बारी ऐसे भी लगता है कि मैं राइट डायरेक्शन में स्टडी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। आप कई बारी कोई और भी बाहर से आके भी कुछ बोल देता है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आपको आएंगी। ये हमारे साथ में भी आई थी, मेरे साथ में भी आई थी। तो उस समय पे आपको जो है, आपका जो गोल है वो फोकस्ड है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मान लो यूपीएससी के लिए करना है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं जब ये कर रहा था तो जब मेरा सीआईएसएफ में हुआ था, मैं गेल में नौकरी कर रहा था और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में भी मेरा हो गया। मैं इंजीनियर हूँ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। परंतु मैंने उस टाइम पे रिस्क लिया क्योंकि मेरा गोल कुछ और था। मैंने ये तीनों जॉब को रिज़ाइन किया, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया क्योंकि मेरा गोल। तो ये जब हम सिचुएशन इस तरह की होती है अपने सामने, तो अपने को एक फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे, जो मुझे लगता है। उसके अलावा आप जो है अपनी हेल्थ को ठीक रखना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको माइंड को कूल रखना, उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज आपको करते रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जैसे मेडिटेशन हुआ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हुई, ये हुआ। प्रॉपर हाइड्रेट करके अपने आप को रखना और एक अच्छा ग्रुप रखना। जैसे हम 3-4 लोगों का जो मैंने किया था, मेरी वाइफ जो है, हम लोग साथ में ही प्रिपेयर कर रहे थे। जब जो है इंसिडेंटली जो है हम लोगों की मुलाकात हुई थी, जब हमारा एक 7 डेज़ का एक क्रैश कोर्स रहता है। हम लोगों ने मेंस क्रैक किया और हम एक वाजीराम एंड राव इंस्टीट्यूट है, हम लोग वहाँ पे मिले थे। तो वहाँ से जब 7 डेज़ के बाद में हम लोग वहाँ से अभी तक हमारी जर्नी कंटिन्यू है। तो ये जो है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम मिले तो हम कई बारी जो है ना, ये हम डिस्कस करते थे इश्यूज़ को, केसेस को या स्टडी, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी था, उनका साइकोलॉजी था। हमारा कॉमन जो है एंथ्रोपोलॉजी मैंने एक बार लिया था, फिर मैंने सोशियोलॉजी लिया था, तो वो भी हमारा एक एंथ्रोपोलॉजी वो कॉमन था। तो आप ऐसे लोगों से डिस्कस करते रहिए। कई बार आपको ऐसा भी होगा कि पढ़ते पढ़ते आप बहुत थक गए हैं, तो आंख बंद करके कोई ऑडियो सुन सकते हैं। आजकल बहुत सारी ऑडियो सीरीज़ भी आती हैं यूपीएससी की, क्योंकि सब चीज़ें पढ़ते पढ़ते आप कहीं ना कहीं पे थकते हैं, आपकी आईज़ में भी इश्यूज होते हैं। तो आंखें बंद करके वो सुनो, क्योंकि जो आप हेयर करते हैं, सुनते हैं, वो भी आपके यहाँ पे रजिस्टर होता रहता है। वो एक अच्छी टेक्निक हो सकती है। पोमोडोरो टेक्निक है एक, जो 20 मिनट पढ़ के फिर 5 मिनट गैप लेके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जब पढ़ेंगी और ये देखेंगी तो अपने आप को, माइंड को कैसे एंगेज। कई बार आप जनरल स्टडीज़ पढ़ रही हैं, आप बोर हो गए, तो अपना मेंस ऑप्शनल जो है उसको बीच में थोड़ी देर पढ़िए। तो ऐसे ब्रेक करेंगे ना, तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आप माइंड भी आपका फ्रेश रहेगा। ये कुछ चीज़ें जो आप कर सकती हैं। महक, तुम कुछ ऐड करना चाहो तो? सर, आपको सुनने के बाद मुझे दोबारा तैयारी करने का मन कर रहा है। लास्ट थिंग इज़ कि फेलियर को फेलियर की तरह देखना बंद कर दोगे तो आपको हेल्प होगी।
क्योंकि फेलियर से हमेशा कुछ सीखते हैं। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मुझे पता लगा मैं कहाँ गलती कर रही थी, फिर सेकंड के बाद ओके ये गलती थी, ये बंद करना है, ये शुरू करना है। एंड फेलियर का जो रिजल्ट है, यू कैन सी सर, यू कैन सी मी, हम लोग एक टाइम के बाद सक्सेसफुल हुए। तो इट नेवर एंड। सर ने जैसे बोला कि आप अगर रुक जाओगे, छोड़ दोगे, तो फिर वो ख़त्म है, वहीं पे एंड ऑफ स्टोरी। बट वो एंड करना नहीं है। वो आप गेम्स ले लो, वो आप यूपीएससी ले लो, बी इट एनी फील्ड, आप इसके बाद जो भी फील्ड में जाना चाहें, आपको रुकना नहीं है। एंड उस फेलियर से सीख के आगे बढ़िए। बाकी सर ने जैसा बताया, टॉक टू पीपल एंड माइंड फ्रेश रखो और फिर से स्टार्ट करो। और एक और चीज़ देखना, तुम याद रखना कि बहुत सारे लोग जो हैं तुम्हारी सक्सेस देख के खुश नहीं होंगे। कई बार अपने दोस्त, या आपने वो 3 इडियट्स देखी है ना, दोस्त फेल हो जाता है तो पास होता है चलता है, पर वो टॉप करते हैं तो ज़्यादा दुख होता है। तो ऐसा जनरली होता है। तो ऐसे ही जो अपने परिवार के जो रिलेटिव्स होते हैं उनको भी कई बार लगता है कि ये कैसे सक्सेसफुल हो रही है, या ऐसे लोग रहेंगे जो आपको पीछे खींचेंगे, जो आपको बोलेंगे, उनको इग्नोर करना है आपको। Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. My name is Sweety Bamel, and I am a psychology student. So I want to know that how do you manage your stress over your responsibilities? I'm not a psychology student. I am an engineer, but I wish to do my MA in psychology. I have already enrolled myself into psychology, but I am not able to pursue it further. मुझे ये साइकोलॉजी करनी है, परंतु मैं कैसे इस चीज़ को ओवरकम करता हूँ। एक दो चीज़ें, जैसे मैं ऑफिस जो है वो ऑफिस को समझता हूँ, और जो ऑफिस का काम है वो मैं करता हूँ। रात को भी हमको कॉल्स आती है, रात को भी मुझे जवाब देना पड़ता है, जागना पड़ता है, और कभी भी कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। परंतु मैंने मेरी हैबिट है कि सुबह उठ के मैं सबसे पहले मेडिटेशन करता हूँ। मैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो मैं करता हूँ, उसके बाद मैं ध्यान लगाता हूँ, मतलब थोड़ी देर वैसा बैठता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अलोम विलोम आपको मालूम है, अलोम विलोम। उसके बाद में एक भ्रमरी है, हम की आवाज़ निकालते हैं, हम, जो ये होता है। और तीसरा उसके बाद में ब्रेथ, जो आप सांस ले रहे हैं, जब नॉस्ट्रिल से जाता है तो ठंडा होता है, जब बाहर आ रहा है तो गर्म होता है। तो ये मैं हर रोज़ करता हूँ। उसके बाद में कभी विजुअलाइज करता हूँ चीज़ों को कि कैसे रहेगा। ये मेरे को बहुत कूल रखता है। और जो बात बोलते हैं ना, दिस इज़ कूल, लेट्स ट्राई दिस, बट एक्चुअली दिस कीप्स यू कूल। तो ये जो है माइंड पे कंट्रोल रखता है, और दिन भर एनर्जी रहती है उससे। कोई भी कभी भी उठाए चलने को तैयार है हम, वैसा रहता है। तो जो ऑफिस और फैमिली, इसमें बहुत अच्छा रहता है। मेरी वाइफ और हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि जो ऑफिस की चीज़ें ना वो ऑफिस तक ही छोड़ के आएंगे, हम घर में अपने ऑफिस को नहीं लेके आएंगे। तो एक वो अपनी प्राइवेट लाइफ और एक पब्लिक लाइफ, ये दोनों लाइफ जो होती है इसमें कभी मर्ज नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पर्सनल लाइफ जो अपनी है उसमें आप 2-3 चीज़ें ये ऐड करेंगे तो दे विल हेल्प यू। दिस इज़ हाउ आई डू इट। महक। सर आई 100% अग्री विद यू। सर ने जैसा बताया तो मैं सेम, सर मेडिटेशन में नहीं करती हूँ, बट आई विल डेफिनेटली स्टार्ट। बट सर ने जैसा बोला कि फैमिली के साथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल चीज़ों को अलग अलग रखोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, एंड सिंसियरली काम करोगे। वो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के टाइम सिंसियरली पढ़ाई करना, और खेलने के बाद खेलना, टाइम से सब चीज़ें होंगी, एंड माइंड को कूल रखेंगे तो स्ट्रेस होगा ही नहीं। Very good afternoon, sir. My name is Ritika Singh Thakur, and even I am a geography student. Good afternoon, ma'am. My question is, how can we build up our personality? As सब कहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे हमेशा मोटे हो जाते हैं क्योंकि वो बैठ के पढ़ते हैं. So I don't think it is so. मतलब पढ़ने वाले बच्चे मोटे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि आप ठीक टाइम पे खाना नहीं खाते, या कुछ भी खा लेते हैं। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, ये 4 चीज़ें आपको डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। नहीं तो हम तो जैसे ऑफिस में रहते हैं तो कभी भी कुछ भी ऐसा टाइम ही फिक्स नहीं होता। परंतु एकदम से अगर मैं हाई कैलोरीज में की डाइट लूँगा तो मेरे को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एडिशनल कैलोरीज तो कहीं ना कहीं फैट के उसमें आएंगी। दूसरा, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज सिर्फ देखने से ही नहीं। कई लोग बोलते हैं मैंने तो 6 महीने से जिम ज्वाइन किया हुआ है, परंतु वो जिम जाते ही नहीं है, परंतु जिम किया हुआ है।
तो ज्वाइन नहीं करना, जाना है वहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिज़िकली आपको एक्सर्ट करना पड़ेगा। वो एक है आपका डाइट जो है, वो एक सिंपल डाइट, अच्छी डाइट रखिए, एक्सरसाइजेज कीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इशू आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं एक सिंपल इंजीनियर था जब मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद में मैंने एमए किया, उसके बाद मैंने एमबीए किया, मैंने लॉ किया, पीएचडी किया, और मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। मैं बहुत सारे कोर्सेज भी किए हैं, डिप्लोमास भी किए हैं। तो पढ़ने का और इसका कुछ तालमेल मुझे नहीं नज़र आया, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रहा था। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपने आप को रखते हैं, और आप अगर अच्छे से रहेंगे तो आप स्मार्ट दिखेंगे। तो स्मार्ट दिखिए, सब चीज़ें स्मार्टली करो, पढ़ाई भी स्मार्टली करो। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कुछ एक चीज़ें जो हमारी एक अपेक्षाएं हैं सोसाइटी से, और वो उनमें से कुछ एक चीज़ें हैं जैसे कि साइबर क्राइम जो हो रहा है। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और इंटरनेशनल क्राइम है। यहाँ पे जो क्राइम होता है उसका सोर्स विदेश में होता है, कई बारी दूसरी स्टेट में होता है, और कई बारी अपने ही शहर में कहीं पे भी होता है। इसके अलावा ट्रैफिक के कुछ इश्यूज़ हैं, और बहुत सारी और भी चीज़ें जिसके बारे में, जैसे कि नारकोटिक्स है, ड्रग्स है, ये भी बहुत ही मेजर इश्यूज़ हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो है जब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से उसको यूज़ करें। OTP वगैरह बहुत पुराना हो गया। आजकल डिजिटल अरेस्ट का इशू बहुत बारी आ रहा है, जिसमें कि मैं CBI से बोल रहा हूँ, मैं नागपुर सिटी पुलिस से बोल रहा हूँ, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लॉ में। तो इसके बारे में आपको जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। और जैसे इकोनॉमिक क्राइम्स जो हैं आजकल इंटरनेट का यूज़ करके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हर रोज़ सिटी में कभी 20 लाख, कभी 30, कभी 40 लाख का लोगों का पैसा उनके अकाउंट से चला जाता है, बिकॉज वो इग्नोरेंट हैं। रिस्पॉन्स कैसे करना है चीज़ों का वो देखते नहीं है। कोई भी लिंक आता है, लिंक क्लिक कर देते हैं, और आजकल तो ऐसी फाइल्स आते हैं जिसके पीछे जो है क्या लिखा हुआ आपको पता ही नहीं सकता चलेगा। कोई इमेज है और इमेज सिर्फ दिख रही है, देयर इज समथिंग हिडन, देयर इज सम लैंग्वेज और मैसेज हिडन बिहाइंड दैट फोटोग्राफ। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दिस। नारकोटिक्स जो है वो भी एक बड़ी समस्या हो रही है पूरे देश में। इसके खिलाफ हम लोग बहुत ही सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जैसे ऑपरेशन थंडर आप लोगों ने सुना होगा। बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों को पकड़ रहे हैं, नारकोटिक्स जब्त कर रहे हैं, हमको अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि बी केयरफुल। अगर आपको कोई अप्रोच करता है, कोई आपको कुछ पिलाने की कोशिश करता है, आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, जो जब तक वो आपका दोस्त ना हो, नोन ना हो। कई बार दोस्त भी ऐसे करते हैं पीयर ग्रुप प्रेशर में कि चलो हम कुछ नया कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिए, क्योंकि हमारी एक ही लाइफ है। एक बारी अगर हम इसमें चले गए तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। हमने देखा है बच्चों को अपने आप को ख़त्म करते हुए, अपने वो डीके जैसे होता है ना, उस तरह से होता है। आप प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिए। और बाकी भी जैसे ट्रैफिक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो पिछले साल हमारे यहाँ पे 345 लोगों की जो डेथ हुई है, वो एक नंबर नहीं था, वो कुछ ना कुछ फैमिली थी उसकी। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का पापा, किसी की मॉम, किसी का दादा, वो थे। तो आप रिस्पॉन्सिबल रहिए। आपके घर में अगर कोई गलत तरीके से ड्राइविंग कर रहा है, विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट फॉलोइंग द रूल्स, रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा है, या रेड लाइट जंप कर रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आप लोगों को। ये ज़रूर आप सीखिए, क्योंकि हम लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना है। और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न अगर बनना है तो ये छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है, तभी आप प्रोग्रेस भी करेंगे। अगर आपके कोई एम्स हैं, कोई गोल्स हैं, तभी आप अचीव करेंगे। जब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तभी आप जो बनना चाहते हैं, जैसे कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, जर्नलिस्ट बनना चाहता है, या पुलिस बनना चाहता है, अगर आप उन छोटी छोटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ, और फॉलो करें आप सब नियमों का। ये मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। Subscribe to Nation Next YouTube channel and
press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.